नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों गुप्त काल, और गुप्त काल के देखेंगे आज सांस्कृतिक जीवन। तो सबसे पहले बात कर लें प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल। तो प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास का सांस्कृतिक स्वर्ण काल भी गुप्त काल को कहते हैं। तो सांस्कृतिक स्वर्ण काल कहते हैं या सिर्फ स्वर्ण काल कहते हैं? दोनों का उत्तर क्या आएगा? गुप्त काल आएगा। प्राचीन भारत के इतिहास का सांस्कृतिक स्वर्ण काल या सिर्फ स्वर्ण काल गुप्त काल कहलाता है। चलिए अब वन बाय वन एक एक करके हम कुछ चीजें बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन। थोड़ा सा शॉर्ट में मुख्य चीजें अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सामाजिक जीवन कैसा था? सबसे पहले बात करें, वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, किंतु फिर भी वर्ण व्यवस्था में उदारता थी। अर्थात आप अपना व्यवसाय जरूरी नहीं है वर्ण के आधार पर करें, वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण का व्यवसाय भी आप अपना सकते हैं। यानी वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था कैसी थी? उदार प्रवृत्ति थी। ठीक है, उदार प्रवृत्ति थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? थोड़ी उदार थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो लोग एक दूसरे का काम कर सकते थे। ब्राह्मणों का जो कर्म था उसके लिए एक आपद धर्म दिया गया था। ब्राह्मणों को क्या दिया गया था? आपद धर्म। आपद धर्म का मतलब होता है कि जब भी आप पर कोई आपदा आए तो आप दूसरा वर्ण भी अपना सकते हैं। अर्थात मान लो ब्राह्मण पांडित्य कर रहे हैं, लेकिन उससे आपके घर की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, आप अच्छा पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके अंतर्गत आपातकाल में, यानी कि जब आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं हो, आपातकाल में व्यवसाय बदल सकते थे। बाकी समाज के बात में बात करें अपन तो पुरुष प्रधान समाज था। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, किंतु पहले की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। क्या हुआ? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऐसा क्या हुआ जिससे हम ये कहते हैं आज कि महिलाओं की स्थिति में गुप्त काल में गिरावट आई? देखो, सती प्रथा। जब किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी उसके ऊपर जल जाती है स्वयं जिंदा, उसे सती प्रथा कहते हैं। तो पहली बात हम जानते हैं कि 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो ये सती प्रथा का पहला साक्ष्य था, जिसमें लिखा गया कि यहाँ के शासक जो थे भानुगुप्त, उनकी पत्नी भानुगुप्त, उनके एक सेनापति थे गोपराज, उनके पत्नी गोपराज की पत्नी गोपराज पर सती हुई थी दोस्तों। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? एरण अभिलेख से। 510 ईस्वी। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई, हम कह सकते हैं सती प्रथा। उसके अलावा बाल विवाह शुरू हो गए। बाल विवाह का प्रारंभ भी इसी काल में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई। तो पर्दा प्रथा भी इसी समय शुरू हुई थी। इसके अलावा एक प्रथा होती है देवदासी प्रथा। मंदिरों में कुछ लड़कियां, महिलाएं ईश्वर को समर्पित हो जाती हैं और अपना घर बार छोड़कर संन्यास ले लेती है, उसको देवदासी प्रथा कहते हैं। तो देवदासी प्रथा का प्रारंभ भी इसी समय हुआ। ठीक है, तो इन सब बातों से हमें पता लगता है, क्या पता लगता है कि महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में गिरावट आ गई है, खराब हो गई है। ठीक है, फिर उसके अलावा हम बात करते हैं इसी समय भाषा की। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये गुप्त काल जो है ये शिव थे, शिव के अनुयायी थे, इसलिए इस समय शिव और विष्णु के अनुयायी थे। हमने बात कर ली थी, गरुड़ इनका प्रतीक चिन्ह था। तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान था, और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान में सबसे फेमस लैंग्वेज कौन सी होगी? संस्कृत। तो भाषा संस्कृत का प्रयोग करते थे, लेकिन कहते हैं शूद्र लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। शूद्रों को केवल और केवल प्राकृत भाषा बोलने की अनुमति थी।
चलिए, तो ये हमने छोटी छोटी बातें की किससे रिलेटेड, गुप्त काल के सामाजिक जीवन। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन में पहली बात अपन देखें सबसे इंपॉर्टेंट, तो राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित था, अर्थात राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए सब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए और उसके आदेशों की पालना करनी चाहिए, राजत्व का देवीय सिद्धांत। लेकिन इस समय आते आते क्या हो गया, सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ हो गया, सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो गई, जिससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो सामंतवाद का विकास या प्रारंभ। और सामंतवाद की वजह से क्या हो गया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया है, इसे हम कहते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। वैसे जो मुखिया होता था वो स्वयं राजा ही होता था। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो गया है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको क्या कहते थे, देखो प्रांत को क्या कहते थे, सबसे पहले प्रांत को कहते थे भुक्ति, प्रांत को क्या बोलते थे, भुक्ति। और यहाँ का गवर्नर जो होता था, यानी राज्यपाल कह सकते हो आप या सूबेदार किलेदार कह सकते हो, उसको कहते थे उपरिक। बाकी सबसे छोटी इकाई जो है गुप्त काल में वो भी ग्राम होती थी, जिसके अध्यक्ष को ग्रामणी कहते थे। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें हमने धार्मिक सामाजिक जीवन के बारे में देखी और राजनीतिक जीवन के बारे में देखी। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की या आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी। तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी, मुख्यतः अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी फ्रेंड्स, कृषि पर निर्भर थी। इसके अलावा भू राजस्व, और जो व्यक्ति भू राजस्व को कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था, उसे महाअक्षपटलिक कहते थे। महाअक्षपटलिक का संबंध किससे है, तो जो राजस्व भू राजस्व एकत्रित करता था उस पद को क्या बोलते थे, महाअक्षपटलिक बोलते थे दोस्तों। ठीक है, व्यापार वाणिज्य की अगर हम बात करें तो व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में नहीं था दोस्तों, अर्थात व्यापार पतन की ओर उन्मुख था। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई, लेकिन उसमें मिलावट ज्यादा है। और हमने देखा है कि कोड़ियों के प्रभु फायान क्या लिखता है कि गुप्त शासक क्या कहते हैं कि लेन देन में किसका प्रयोग करना चाहिए, कोड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे पता लगता है कि इस समय मुद्रा व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। व्यापार ज्यादातर जो होता था वो मुख्यतः चाइना से होता था, व्यापार मुख्यतः चीन से होता था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के। प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासन काल में जारी हुए, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए फ्रेंड्स गुप्त काल में। लेकिन क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए हैं कुषाण काल में। कब हुए हैं, कुषाण काल में। तो शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण काल में जारी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्के कहां कब जारी हुए हैं, किसके काल में, गुप्त काल में। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बातें थी अपनी व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशली कल्चरल डेवलपमेंट, और सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कल्चर में साहित्य। तो साहित्य में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान थे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की। तो गुप्तकालीन साहित्य, तो बात करते हैं कौन कौन थे प्रमुख। देखो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको, जो सबसे फेमस है कालिदास।
दोस्तों कालिदास की कहानी बड़ी ही रोचक है। ऐसा कहते हैं कि बचपन में ये मूर्ख थे और जब एक जगह रानी की राजकुमारी की शादी हो रही थी, यानी जो इनकी पत्नी है, तो उसने कहा था कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो सबसे अलग हो, इंटेलिजेंट हो। तो कहते हैं कि जब कालिदास को लेने गए या ढूंढ रहे गए थे लोगों को, तो कालिदास एक पेड़ पर बैठा हुआ और जिस पेड़ की डाली पर बैठा है उस डाली को पेड़ की तरफ से काट रहा है। यानी कि हम कहें कि मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ की डाली है। अब इसी डाली पर बैठा है, कौन बैठा है आपका, ये मान लो कालिदास, और इसको कुल्हाड़ी लेकर इधर से काट रहा है। अब बताओ दोस्तों, इधर से अगर काटेगा तो ये डाली नहीं कट जाएगी, और डाली कटेगी तो खुद भी गिर जाएगा। तो ये अलग काम कर रहा था, ठीक है। इसलिए सैनिकों ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि रानी जी ने, राजकुमारी ने यही कहा था कि ऐसा व्यक्ति लेकर आना है जो और पब्लिक से अलग हो, यानी मेजोरिटी में नहीं होता हो, ठीक है। तो जब उसको लेके गए तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कि एक और एक कितना होता है, तो वो समझता है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, ऐसा बोल रही है राजकुमारी, इसलिए वो ऐसे कर देता है कि मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगी। लेकिन राजकुमारी समझती है कि कह रहा है एक और एक 2 होते हैं या 11 होते हैं। फिर उसके बाद वो कहती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, यानी ये बंद होके क्या बनता है। वो ये सोचता है कि ये मैंने 2 आंख फोड़ने के लिए कही है, इसलिए ये मेरे को चांटा दिखा रही है कि थप्पड़ मारूंगी। तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि तू थप्पड़ मारेगी तो मैं मुक्का मारूंगा। खैर, लेकिन हकीकत में वो क्या समझ लेती है कि इंटेलिजेंट, इसलिए कह रहा है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। और जब राजकुमारी को शादी के बाद पता लगता है तो कालिदास को बेइज्जत करके निकाल देती है दोस्तों। और उसके बाद ये महान कवि कालिदास बन जाते हैं, जिसे विसेंट स्मिथ ने भारत का शेक्सपियर कहा है। किसने कहा है ऐसा? विसेंट स्मिथ ने कहा है दोस्तों। विसेंट स्मिथ ने इसको भारत का शेक्सपियर कहा है। तो कालिदास की प्रमुख प्रमुख पुस्तकें हैं, उनकी चर्चा अपन दोस्तों कर लेते हैं, ठीक है। सबसे फेमस पहले हम बात कर लेते हैं महाकाव्यों की, कि इसके कौन कौन से महाकाव्य हैं। तो इसने 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, कुछ महाकाव्य, कुछ खंड काव्य और कुछ क्या है, नाटक है। तो महाकाव्य में बात करें मुख्यतः 2 हैं, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश जो है वो इक्ष्वाकु वंश, यानी जिस कुल में राजा राम थे उसमें राजा दिलीप से लेकर 40 राजाओं की जीवनी और उनके बारे में बताया गया। और कुमार संभव भगवान शिव जी के जो कार्तिकेय पुत्र हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं इनका पार्ट खंड काव्य। तो कौन कौन सी रचना की है खंड काव्य के अंतर्गत, तो हम बात कर लेते हैं मेघदूत और कुमार संहार, ऋतु संहार। एक तो है मेघदूत, मेघदूत को हम मेघदूतम भी बोल देते हैं, और दूसरा है ऋतु संहार। तो ये 2 खंड काव्य हैं। इसके अलावा नाटक यानी ड्रामा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। एक ही जगह आ भी आ सकता है फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इसका सबसे फेमस कृति है, सबसे अंतिम कृति है ये, लेकिन सबसे महान रचना है। तो कालिदास की अंतिम रचना, किंतु महानतम रचना। इसमें जो आपके राजा दुष्यंत है और शकुंतला है, उन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन, और किस प्रकार से उसे श्राप दिया जाता है ऋषि दुर्वासा द्वारा, और कैसे उसका पुत्र भरत हिंदुस्तान में भरत जन का शासक बनता, और उसी भरत के नाम पर भारत इस देश का नाम पड़ा। वो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था दोस्तों, और शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न हुई थी। खैर, तो अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही फेमस है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं मालविका अग्निमित्रम। दूसरा है नाटक मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। उसके अलावा तीसरा और अंतिम है विक्रमो वर्षियम। तो ये हमने किसकी बात की है, आपके महाकवि कालिदास की। अब हम बात करते हैं अगले लेखकों की, तो उनमें अलग अलग नाम है। तो जैसे रचनाकार है भारवी, तो बात करते हैं भारवी की पुस्तक का क्या नाम है। तो ये गुप्त काल की ही देन है दोस्तों। तो इसने पुस्तक लिखी थी किरातार्जुनियम। अलग अलग लिखे तो हम लिख सकते हैं किरात अर्जुनियम। देखिए, इसमें भगवान शिव और
अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन है। भगवान शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन है। शिव जी को इसमें किरात कहा गया है। किरात का मतलब है यहां शिकारी से। तो शिव जी एक शिकारी के भेष में है और अर्जुन से इनका युद्ध हो जाता है। इसका वर्णन किया गया है किरातार्जुनियम में, जिसके लेखक है महाकवि भारवी। उसके बाद है भास, अगले लेखक। भास की पुस्तक है स्वपन वासव दत्ता। तो पूछ लेते हैं कई बार कि किस राइटर की कौन सी किताब है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि स्वपन वासव दत्ता के लेखक कौन है, भास है। उसके बाद है दंडी। ठीक है, देखिए स्वपन वासव दत्ता असल में क्या है, ये पहला नाटक है जिसमें वासव दत्ता और उदय की प्रेम कहानी है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद में दंडी। तो दंडी की सबसे फेमस किताब है 10 कुमार चरित। दस कुमार चरित, और उसके अलावा एक और पुस्तक है जिसको काव्यादर्श उसका नाम है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं अगले राइटर की कि अगला राइटर क्या कह रहा है। अगला राइटर है आपका शूद्रक, और शूद्रक की बुक है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की क्या विशेषता है, ये इसमें पहली बार किसी सामान्य आदमी को मुख्य पात्र या हीरो बनाया गया है। इसमें चारुदत्त और एक वैश्या वसंत है, उनके बीच में जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद में अगला राइटर है दोस्तों, कौन है, सोम। और सोमदेव की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर सोमदेव की बुक है। उसके बाद में हम देखते हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की पुस्तक है व्रत कथा मंजरी। ठीक है, ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। क्या है व्रत कथा मंजरी में, इसमें आपके कथा सरित सागर में और व्रत कथा मंजरी दोनों में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। फिर है माघ, महाकवि माघ। जो महाकवि माघ है ये भीनमाल जालोर के लेने वाले हैं फ्रेंड्स। महाकवि माघ कहां के रहने वाले हैं, भीनमाल जालोर के रहने वाले, और इनकी प्रमुख पुस्तक है शिशुपाल वध। महाभारत का एक पात्र था शिशुपाल, चेदी वंश का शासक था दोस्तों, और इसको वरदान था, क्या वरदान था कि जिसकी गोद में आते ही ये सबसे पहले मुस्कुराएगा, रोएगा नहीं, वही इसका वध करेगा। और ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, और जब श्री कृष्ण इसको गोद में लिए तो ये रोने लगा, इसके बजाय रोने नहीं लगा दोस्तों, हंसने लगा। तो वरदान था इसको कि अगर जो जिसकी गोद में आएगा और ये हंसेगा तो वो ही व्यक्ति इसका वध करेगा जिसने इसको गोद में लिया है। अब ये अभिशाप था या वरदान जो भी था, पर उसको पता लग गया कि यही इसको मारेगा। तो जब श्री कृष्ण ने उसको गोद में लिया और बच्चा मुस्कुराया, हंसा, तो शिशुपाल की माता को समझ में आ गया कि एक दिन कृष्ण ही इसका वध करेगा। तो कृष्ण से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करती कि हे श्री कृष्ण, तुम मेरे भतीजे हो तो मेरे बेटे को तुम नहीं मारोगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है बुआ, मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन जैसे 101वीं की मैं इसका वध कर दूंगा। तो ऐसी कुछ कहानी इस पुस्तक में दी है महाकवि माघ ने। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं विशाखादत्त। बहुत ही फेमस थे विशाखादत्त, और हम जानते हैं कि विशाखादत्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, या यूं कहें कि उन्हीं के आश्रित कवि थे। तो इन्होंने बुक लिखी, एक तो मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है, और दूसरी लिखी इन्होंने फेमस किताब जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का किस प्रकार से गद्दी पर अधिकार होता है और किस प्रकार से वो शासन चलाता है उसके बारे में दिखा गया है देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है, फिर उसके अलावा और भी राइटर्स है गुप्त काल के, जैसे हम बात कर ले वात्स्यायन।
वात्सायन, इसने जो बुक लिखी उसका नाम है दोस्तों कामसूत्र। कामसूत्र की रचना किसके काल में हुई? आपके गुप्त काल में हुई। और इसके लेखक कौन है? आपके कौन है? वात्सायन। ठीक है, तो वात्सायन ने ये किताब लिख दी है। उसके बाद में अगले राइटर देखते हैं अपन, अमर सिंह। अमर सिंह ने बुक लिखी है अमरकोश। कौन सी लिख दी? अमरकोश। उसके बाद में हम बात करते हैं कामंदक की। तो कामंदकीय नीतिसार, कामंदक ने जो बुक लिखी है उसका नाम है नीतिसार। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं कामंदकीय नीति शास्त्र, यानी कामंदक द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है नीतिशास्त्र। उसके बाद है विष्णु शर्मा, अगले राइटर, बहुत ही फेमस है, जिसने पंचतंत्र की रचना की है दोस्तों। पंचतंत्र की कहानियां, तो ये भी गुप्त काल में ही लिखी गई है और इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी। इसके अलावा हम गुप्त काल में और क्या महत्वपूर्ण बात कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है पुराणों की रचना किस काल में हुई? तो 18 पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई दोस्तों। तो पुराणों की रचना इसी काल में हुई है। और पुराण कितने हम सबको पता है? 18 पुराण है। तो 18 के 18 पुराण गुप्त काल में लिखे गए। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं और क्या विशेष बात है? कुछ स्मृतियां भी इसी काल में लिखी गई है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। ठीक है, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये भी कुछ इसी के समय लिखी गई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं षड दर्शन। मतलब 6 प्रकार के दर्शन, इनका विकास भी षड दर्शन का भी किसके काल में हुआ दोस्तों? इसका भी गुप्त काल में हुआ। और ये षड दर्शन कैसे दर्शन है? ये सब के सब आस्तिक दर्शन है दोस्तों, आस्तिक। तो कौन कौन से हैं उनके नाम अपन देख लेते हैं। ठीक है, षड दर्शन में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा? सबसे पहले देखते हैं सांख्य दर्शन। जिसके प्रतिपादक है कपिल मुनि। कपिल मुनि का मंदिर या आश्रम जो है वर्तमान राजस्थान में बीकानेर में कोलायत नामक स्थान पर है। कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है, यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है और चारण जाति के लोग इस मेले पर नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, इसमें आत्मा और चेतन पदार्थों के बारे में, जड़ पदार्थों के बारे में कपिल मुनि ने बताया है। ये कैसा दर्शन है? ये द्वैतवादी दर्शन है दोस्तों। तो ये कैसा दर्शन है? ये द्वैतवादी दर्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं योग दर्शन की। दूसरा है योग, जिसके प्रतिपादक थे पतंजलि। तो इसमें 8 प्रकार के योग और योग के नियम बताए गए हैं दोस्तों। क्या क्या नाम है उन 8 के? आप नाम सुन सकते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, फैयार, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। दोबारा बोल रहा हूं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। चलो, फिर अगला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय और न्याय दर्शन की रचना की है महर्षि गौतम ने। किसने कर दिए फ्रेंड्स? महर्षि गौतम ने कर दिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं वैशेषिक दर्शन। कौन सा? वैशेषिक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और अब चौथा है वैशेषिक। तो वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक जो हैं वो कणाद ऋषि है। कणाद। इसी दर्शन में पहली बार परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपके वास्तविक नाम जो था कणाद ऋषि का वो उलूक है। कणाद ऋषि का वास्तविक नाम उलूक है और इसी दर्शन को औलुक्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे 4 दर्शन हो रहे हैं। फिर उसके बाद 5 और छठा मैं इधर लिख रहा हूं आपके लिए। 5वां दर्शन, 5वां है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, जिसके लेखक है जैमिनी।
है लेखक? जैमिनी उसके लेखक है फ्रेंड्स। उसके बाद छठा और अंतिम है, क्या नाम है उसका? उत्तर मीमांसा। क्या नाम है? उत्तर मीमांसा। जिसके प्रणेता हैं महर्षि बादरायण। तो देखो फ्रेंड्स, हमने 6 दर्शनों की बात की। पहला दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि है, ये एक द्वैतवादी दर्शन है। दूसरा योग दर्शन है, जो पतंजलि ने इसकी स्थापना की है, इसको बनाया है, ठीक है। उसके बाद न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम, और वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि। कणाद ऋषि का मूल नाम था उलूक, और ये पहला ऐसा दर्शन या पुस्तक है जिसमें परमाणु संधान की परिकल्पना दी गई है। इसे औलुक के दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। छठा दर्शन है पूर्व मीमांसा, जिसके संस्थापक है आचार्य जैमिनी, और छठा और अंतिम है उत्तर मीमांसा, जिसके प्रतिपादक है महर्षि बादरायण। तो ये आस्तिक दर्शन थे। अब मैं कुछ नास्तिक दर्शन की बात करूंगा फ्रेंड्स। तो नास्तिक दर्शन मुख्यतः 3 माने जाते हैं। नास्तिक का मतलब है जो वेदों की प्रमाणिकता का खंडन करते हैं दोस्तों। तो जैन, बौद्ध और आपका चारवाक दर्शन। जैनिज्म और बुद्धिज्म हम पढ़ चुके हैं, चारवाक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पूर्णतः नास्तिक दर्शन है दोस्तों। इसके संस्थापक है आचार्य बृहस्पति। इस दर्शन का मूल मंत्र है खाओ पियो मौज उड़ाओ, यानी कि अगर उधार भी लेकर घी पीना पड़े तो ये दर्शन कहता है कि पीना चाहिए। समझ में आ रही बात? इसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं, इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ये पूर्णतः भौतिकवादी है दोस्तों। तो पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन कौन सा है? आपका चारवाक दर्शन, ठीक है। इसके अलावा ये इसी लोक या संसार की बात करता है, ये कर्मकांडों की आलोचना करता है, ये भविष्य की परवाह नहीं करता। ये जब तक जिंदा हो मस्त रहो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसा दर्शन है चारवाक दर्शन। तो ये प्रमुख प्रमुख दर्शन है, जिसका विकास किसके समय हुआ दोस्तों? गुप्त काल में। अब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, और वह है गुप्तकालीन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब है आर्किटेक्ट, यानी कौन कौन से मुख्य भवन और इमारतें गुप्त काल में बनी। तो जिनमें फेमस है आपका मंदिर, और मंदिरों में सबसे फेमस है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों का निर्माण किसके काल में हुआ? तो सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ, और इसमें सबसे फेमस मंदिर है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये झांसी में है दोस्तों, और झांसी उत्तर प्रदेश में है। ये मंदिर जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये अपने ऊंचे शिखर के कारण प्रसिद्ध है। ऊंचे शिखर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो किस शैली में बना है? पंचायतन शैली में बना है, ठीक है। और एक चबूतरे पर निर्मित है ये, जिसमें चारों तरफ सीढ़ियां हैं, बीच में गर्भगृह है, और बाहर की तरफ मंडप बना हुआ है। उसके अलावा दूसरा प्रसिद्ध मंदिर देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रमुख स्थान है भूमरा, भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, और भूमरा कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भूमरा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, और यह मंदिर भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं एरण का विष्णु मंदिर। एरण का विष्णु मंदिर है, और एरण भी कहां पर है आपका? एरण भी
एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा और कौन कौन से मंदिर हैं बात करते हैं। इसके अतिरिक्त सिरपुर का लक्ष्मी मंदिर और भीतर गांव का विष्णु मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मी मंदिर, तो शिवपुर का लक्ष्मी मंदिर, साथ ही साथ हम बात करते हैं भीतर गांव का विष्णु मंदिर। लक्ष्मी के साथ साथ ये लक्ष्मण का मंदिर भी है दोस्तों यहाँ, और भीतर गांव का विष्णु मंदिर, और ये दोनों मंदिर ही उत्तर प्रदेश में है। तो ये गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर थे, आपने देख लिया। इनके बारे में मैं एक बार स्पीडली बता देता हूं आपको। तो सबसे फेमस है देवगढ़ का दशावतार। आपको मैं बता दूं, गुप्तकाल से पहले भारत में मंदिर नहीं बनते थे दोस्तों, बिल्कुल नहीं बनते थे। तो मंदिर पहली बार बने गुप्तकाल में बने। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में अपने ऊंचे शिखर के लिए प्रसिद्ध है, पंचायतन शैली में बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा बात कर सकते हैं ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है, चारों ओर इसकी सीढ़ियां है, बीच में गर्भगृह है और बाहर की तरफ मंडप बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भूमरा का शिव मंदिर जो एमपी में, नसना कुठार का पार्वती मंदिर जो एमपी में है, एरन का विष्णु मंदिर जो भी एमपी में है। इसके अलावा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतर गांव का विष्णु मंदिर, ये दोनों उत्तर प्रदेश में। और ये विशेषता ये है दोस्तों कि बाकी मंदिर तो पत्थरों से निर्मित है, पर ये मंदिर ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। तो ये मुख्य बात है, महत्वपूर्ण बात है ये। इसके अलावा हम बात करते हैं मूर्तिकला की, गुप्तकालीन मूर्तिकला। तो मूर्तिकला में फेमस चीज हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, कि मूर्तिकला में जो पहले चल रहा था गांधार कुषाण कला में नग्नता, यानी कि यूं कह सकते हो कि भौतिकता समाप्त हो गई और दैहिक सौंदर्य के आधार पर के स्थान पर अब दैहिक सौंदर्य मुख्य नहीं रहा फ्रेंड्स। अब मूर्तियों में दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य पर बल दिया जाने लगा। दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य पर बल दिया जाने लगा। इसमें प्रमुख चित्र जो नए नए शुरू हुए वो मकर वाहिनी गंगा, नए चित्रों की मूर्तियों की बात करें तो मकर वाहिनी गंगा, यानी मगरमच्छ पर बहती हुई गंगा का चित्र, यानी गंगा मैया मगरमच्छ पर सवार है, तो ऐसे ही मूर्तियां यहां देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर कूर्म वाहिनी यमुना, कूर्म कछुए को कहते हैं, तो ये चित्र भी हमें गुप्त काल में देखने को मिले। और ऐसे मूर्तियां और चित्र पहले किसी भी काल में नहीं बने थे फ्रेंड्स। और ये मूर्तियां अब कहां जगाने लगी, ज्यादातर ऐसी मूर्तियां मंदिरों के बाहर लगने लगी। तो मंदिरों के बाहर ये मूर्तियां लगने लग रही है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा सुल्तानगंज से एक बुद्ध की ताम्र प्रतिमा मिली है जो गुप्तकालीन मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो कहां से मिली है? सुल्तानगंज से। क्या मिली है? बुद्ध की प्रतिमा। किस धातु की बनी है? तांबे की। जो कि गुप्तकालीन मूर्तिकला का क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो क्या है? सुल्तानगंज से बुद्ध की प्रतिमा, वो है दोस्तों सारनाथ से बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है और मथुरा से खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा है जो पत्थर से निर्मित है। तो ये मुख्य बात आप मूर्तिकला से। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मूर्तिकला के बाद में, तो चित्रकला की बात करते हैं। और चित्रकला में सबसे फेमस जो चीज है वो अजंता के चित्र हैं, अजंता की गुफाओं के चित्र। और अजंता वर्तमान में कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो अजंता की गुफाओं के चित्र हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत, ठीक है।
तो उसमें दिखाया गया है कि कौन कौन सी गुफा में किस प्रकार के चित्र बने। तो अजंता कहां पर अगर प्रश्न आ जाए तो आप कह सकते हैं कि अजंता वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा बाघ की गुफाओं के चित्र हैं। अब हम मुख्य जो प्रश्न आते हैं वहां चलते हैं। पहले एक और चीज लिख दूं, बाघ की गुफाओं के चित्र। तो बाघ की गुफाओं के चित्र हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये है कहां पर बाघ की गुफाएं। तो ये ग्वालियर में है दोस्तों, और ग्वालियर कहां है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, कि किस प्रकार से किस किस ने वैज्ञानिक या आधुनिकतम जो अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा सकते हैं गुप्तकालीन विज्ञान या प्रौद्योगिकी। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट की पुस्तकों की बात करें सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। दूसरी प्रमुख कृति है इनकी सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत। उसके बाद प्रमुख है 10 गीतिका सूत्र। तो ये प्रमुख 3 किताबें हैं। हम कह सकते हैं आर्यभट्ट ऐसा पहला लेखक था जिसने अपनी पुस्तक का परिचय दिया और अपना नाम बताया। इसने खगोल विज्ञान और गणित को अलग किया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण बताया। किसने बताया? आपके आर्यभट्ट ने ही बताया। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसा होता है उसका कारण बताया इन्होंने। ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने? सूर्य केंद्रित है, अर्थात अब तक मानते थे कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हो, लेकिन इन्होंने पहली बार कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, तो सूर्य केंद्र में है, ठीक है, वह पृथ्वी उसके चक्कर लगाती। तो ये भी पहली बार हमें कौन बना रहा है दुनिया को? आर्यभट्ट ही बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वृत्त की परिधि का सूत्र दिया है दोस्तों। वृत्त की परिधि का सूत्र पहली बार किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। और पाई का मान भी इन्होंने ही बताया। तो ये मुख्य उपलब्धियां किसकी देखी जा सकते हैं? अपन आर्यभट्ट की देखे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने एक और चीज बताई। क्या बताई? कि जो वर्ष है, वर्ष ये 365 दिन और 6 घंटे का होता है। यानी हम कह सकते हैं 365 सही 1/4। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट ने ये प्रमुख हमें जानकारी उपलब्ध करवाई है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बात करते हैं वराह मिहिर ने। तो वराह मिहिर ने क्या क्या लिखा, बात कर लेते हैं। वराह मिहिर भी अपने आप में बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे दोस्तों। इन्होंने पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता और लघु संहिता पुस्तक लिखी है। तो सबसे फेमस है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। फिर उसके बाद में इन्होंने लिखी है वृहत संहिता। वृहत का मतलब बड़ी, तो व्रत भी लिखी इन्होंने और लघु भी लिखी है। व्रत व लघु संहिता दोनों ही लिखी है। तो व्रत संहिता और लघु संहिता दोनों की रचना कर दी किसने? वराह मिहिर ने। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। ज्योतिष का जन्मदाता माना जाता है और ज्योतिष के आधार पर जन्म कुंडलियां बनाने का श्रेय जो भारत में दिया जा सकता है कि पहली बार जन्म कुंडलियां किसने बनाई, तो उसका श्रेय भी हम किसको देते हैं दोस्तों? वराह मिहिर को देते हैं। यानी पहली बार जन्म कुंडली बनाने का श्रेय, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान जो हमें किसने दिया? वराह मिहिर ने दिया। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं ब्रह्मगुप्त की। तो ब्रह्मगुप्त है, और ब्रह्मगुप्त कहां के रहने वाले थे? भीनलोर के थे। इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है दोस्तों।
और हम जानते हैं कि न्यूटन ने काय का आविष्कार किया था, गुरुत्वाकर्षण का। तो न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज या आविष्कार किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने। तो ब्रह्मगुप्त वो पहला आदमी है जिसने किसका क्या बात कही, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा जो स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक है, दो पुस्तकें, ये बुक है इनकी जिसमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया गया है, साथ ही साथ दूसरा बुक है खंड खाद्यक। तो ये दो प्रमुख किताबें लिखी है, किसने लिखी है फ्रेंड्स? वराह लिखी है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं प्रमुख प्रमुख राइटर्स की बात कर लेते हैं। तो वाग्भट, तो वाग्भट ने क्या लिखा है? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय की रचना किसने कर दी? वाग्भट ने की है। इसके अलावा नागार्जुन, इस समय का प्रमुख विद्वान था दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया और सापेक्षता का सिद्धांत दिया। क्या क्या दिया? शून्यवाद का सिद्धांत और सापेक्षवाद या सापेक्षता का सिद्धांत। तो शून्यवाद का सिद्धांत और सापेक्षता का सिद्धांत, दोनों ही सिद्धांत किसने दिए हमें? नागार्जुन ने दिए हैं फ्रेंड्स। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी नागार्जुन से रिलेटेड। उसके अलावा हम बात करते हैं भास्कराचार्य की। अगले लेखक है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य दो हैं दोस्तों, भास्कराचार्य फर्स्ट और भास्कराचार्य सेकंड। तो फर्स्ट ने क्या लिख लिया है? भास्कराचार्य फर्स्ट लिखते हैं लघु जातक और बृहत जातक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भास्कराचार्य सेकंड की। तो भास्कराचार्य सेकंड की बात कर रहे हैं हम, और इन्होंने क्या लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि। तो ये मुख्य पुस्तक थी किसकी? भास्कराचार्य सेकंड की। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं पाल काप्य की। और पाल काप्य ने लिखा है हस्ते आयुर्वेद, यानी हाथियों का आयुर्वेद। तो ये मुख्य मुख्य बातें दोस्तों हमने किसकी की है? कला और संस्कृत से रिलेटेड की है। इसी के साथ गुप्तकाल पूरा होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।